क्रूल इवनिंग का एपिसोड 13 आ चुका है, जो कि इस सीजन का फाइनल एपिसोड है और जो कि बहुत ही मस्त लगा मुझे देखने में और साथ ही साथ कुछ नई चीजें पता चली। बट उससे पहले रिकैप एपिसोड 12 का। अब एपिसोड 12 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे सारे के सारे हंटर्स, कोरियन हंटर्स और जापानीज हंटर सारे के सारे जाते हैं जीजू आइलैंड पे डीमंस को मारने। बट वहां पे उन्हें पता नहीं होता कि उनका किंग द ब्लैक एंट बॉर्न हो चुका है, जो सबकी फाड़ देता है। वहां पे सारे के सारे जापानीज हंटर को वो मार देता है और साथ ही साथ जो एस रैंक हंटर है हमारे कोरियन वाले, उनकी बुरी एल लगा देता है। बट तभी वहां पे जिनवू आ जाता है अपने शैडो एक्सचेंज की मदद से और आके उनको बचा लेता है। सो ये था एपिसोड 12 का। अब नाउ प्रेजेंट एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं जहाँ पे बाकी सब हंटर्स और जिनवू छा हे को घेर के खड़े हैं बिकॉज उसकी हालत बहुत खराब है। तो मैं देखो यार, मैं बार बार छा हे नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा जिनवू की वाइफ। तो जिनवू की वाइफ की हालत यहाँ बहुत खराब है और सब यहाँ पे देख रहे हैं, बट जिनवू यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रहा। उसके बाद यहाँ पे जिनवू का जो शैडो सोल्जर होता है वो ब्योंग की बॉडी ले आता है और ब्योंग, अगर मैं बताऊं, वो एक एस रैंक हीलर था जो कि इस फाइट में मारा जाता है, जो कि जिनवू के आने से पहले था। और यहाँ पे अपना जो एस रैंक हंटर्स का लीडर है वो बोलता है कि तू व्यूंग की बॉडी के साथ करना क्या चाहता है, तो उन्हें पता नहीं कि वो करना क्या चाहता है। एंड देन जिनवू उसको अराइज करता है और ये सब देख के फट जाती है उनकी बाकी एस रैंक हंटर की, ये क्या रहा बंदा, कितना केपेबल है। उसके बाद फिर वो जो हीलर होता है वो जिनवू की वाइफ को हील कर देता है और इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा पोटेंशियल था बंदे में। बिकॉज जिनवू का जो वो लाइफ ऑफ पोशन था जिससे उसने अपनी मम्मी को हील किया था, वो भी काम नहीं किया था जिनवू के वाइफ के ऊपर, बट ये कर गया। तो यहाँ पे जिनवू की वाइफ हील हो जाती है और वो बच जाती है, बट वो कोमा में चली जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो हंटर्स के लीडर है, एस रैंक हंटर के लीडर, बोलता है कि यहाँ पे तेरी ये जो व्योंग की बॉडी है ये तेरे बहुत काम आएगी फाइट के दौरान। बट ऐसा अगर मैं कहूँ कि व्योंग को कभी फाइट में मत डालियो, बिकॉज वो यहाँ पे फाइट के लिए आना नहीं चाहता था कभी, बस मेरी वजह से उसे आना पड़ा। वो जिनवू को बताता, तो जिनवू बोलता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है और मैं फाइट में यूज नहीं करूंगा, अपने बैटल्स में कभी मैं ऐसे नहीं ले जाऊंगा। और वो उसे फ्री कर देता है अपने शैडो पोजीशन से। और दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पे दूसरे जापानीज हंटर बात कर रहे हैं फिर से उस आइलैंड पे जाने की, बट एक बंदे की फटी पड़ी, वो लिटरली कह रहा है मुझे नहीं जाना। तो वो कहता है कि चल मत जा तू, गान हमारा वॉर खत्म हो चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जापानीज एस रैंक हंटर्स का एक चेयरमैन है जिसकी बहुत बुरी लगी हुई है, जो कि लिटरली सोच रहा है कि भाई मेरे सारे हंटर्स मर गया और वो सारे बच कैसे गए। तो वहां पे वो बोलता बनता दूसरा वाला कि एक दूसरा हंटर वहां पे सडनली आ गया और उन्हें बचा लिया। बट वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं था। फिर वो कहता है कि चलो प्लान 9 को स्टार्ट करते हैं। तो फिर वो सोचे कहता है कि नहीं, अपने बंदों को जितने भी है उन्हें बुला लो, मुझे अपने और बाकी हंटर्स को नहीं खोना। और लिटरली बंदा डिप्रेशन में चला गया कि अब भाई मेरे सारे जो टॉप के एस रैंक हंटर्स थे वो मर चुके हैं, मेरी कंट्री खतरे में आ चुकी है, लोग अब मेरी फाड़ सकते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ब्लैक एंट के मरने के बाद भी बट यहाँ पे जो रेड एंट्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुके हैं और वो लिटरली पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। और लिटरली जो एस रैंक हंटर्स या फिर उनके जो नीचे वाले लेवल्स के हंटर्स है वो उनको रोक नहीं पा रहे किसी भी कीमत पर। लिटरली ये इतने नल्ले हैं कि एक एंट को नहीं रोक पा रहे भाई, और ये खुद को हंटर्स बुलाते हैं। और आइलैंड पे जो दूसरे एस रैंक हंटर्स है वो वापस आ रहे हैं बिकॉज वो अब फाइट नहीं कर सकते और जिनवू की वाइफ की हालत भी खराब है, तो उनको हॉस्पिटल के लिए ट्रीट करना पड़ेगा। तो वो चॉपर में बैठ के वापस आते हैं और बोलते हैं कि चलो। तो दूसरा एक बंदा पूछता है कि जिनवू कहाँ है, तो वो बोलता है कि वो अपना काम कर रहा है, हम उसकी मदद नहीं कर सकते इस हालत में, हमें जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हम जिनवू को देखते हैं जो बाकी एंट्स के अंडों को जला रहा है और अपने आप को लेवल अप कर रहा है, लिटरली अंडे का भुजिया बना के। और बाकी बचे जो एंट्स है कीव के अंदर उन्हें भी मार रहा है वो डीमन मोनार्क के स्वॉर्ड से जो उसे मिला उसे बीट करने के बाद। और साथ ही साथ वहां पे वो इग्रिस और जो दूसरा बंदा था शैडो वाला उसकी मदद से भी वो उन्हें खत्म करता। और लिटरली जिनवू इज रीच हिज मैक्स लेवल, ही रीच 100 लेवल। और जिनवू का 100 लेवल होते ही जिनवू जाता है ब्लैक एंट के पास और उसका ऑरा सेंस करता है, देखता है कि उसका ऑरा मरने के बाद भी बहुत ज्यादा है। फिर जिनवू ब्लैक एंट को अराइज करता है और जब उसे अराइज करता है जिनवू 1 सेकंड के लिए वो ब्लैक आउट हो जाता है बिकॉज ब्लैक एंट की पावर इतनी ज्यादा थी कि जिनवू कुछ सेंस ही नहीं कर पा रहा था। और उसके पीछे से एक ककून की शेप में निकलता है ब्लैक एंट, जो कि दिखने बहुत ज्यादा कूल लग रहा था लिटरली। और अब तक का सबसे पावरफुल शैडो सोल्जर जिनवू का अब ये है ब्लैक एंट। पहले था इग्रिस बट अब ये है जो कि बहुत ज्यादा पावर होल्ड करता है। और ब्लैक एंट इतना ज्यादा पावरफुल होने के साथ साथ लिटरली ये बोल भी सकता है बिकॉज इससे पहले हमने किसी भी जिनवू के शैडो सोल्जर को बोलते हुए नहीं देखा। ये लिटरली छुटते ही कहता है कि ओ मेरे राजा, मैं वन पीस की भाषा की बोल रहा हूँ। वो छुटते ही बोलता है किंग, जिसे सुन के जिनवू की फटके हाथ मारती कि तू बोल कैसे रहा है,
तेरे अंदर भी बोलने की क्षमता है? बोलता है हाँ मैं बोल सकता हूँ। फिर जिन्वो कहता है तू तो मर चुका है। फिर वो कहता है ब्लैक एंड नहीं मैं मरा नहीं हूँ, मैं अपने राजा की ताकत से रीबॉर्न हुआ हूँ, जिससे मुझे अब अच्छा लग रहा है पहले से ज्यादा। अब प्लीज मुझे एक नाम दो। और दूसरी सीन में हम देखते हैं सारे के सारे रेड एंड्स आउट ऑफ कंट्रोल होकर सिटी की तरफ जा रहे अटैक करने, और दूसरे जो बाकी के हंटर्स है वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट वो इतने ज्यादा केपेबल नहीं है कि कर पाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी सीरीज में जिनवू और बेरू आइलैंड पे खड़े होकर बात कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो बेरू ने बताता है कि देखो ये ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। तो वहां पे जिनवू बोलता है कि जा रोक। तो बेरू कहता है तुम्हारी मर्जी, तुम अगर चाहते हो कि मैं इनकी फाड़ू तो मैं फाड़ता हूँ। और लिटरली भाई क्या मार रहा था बुरी तरह, एक सेकंड में सलाद बना दिया इनका। और दूसरे सीन में हम देखते हैं जहाँ पे दूसरे जो बाकी एस रैंक हंटर्स है अपने जापान वाले, वो लिटरली किसी तरह से खुद को बचा रहे हैं, सील लगा के ये करके मैनेज करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं रेड एंड की सेना से, बट ये कर नहीं पा रहे। इनकी औकात खत्म हो चुकी है। लिटरली जो जादूगर उसकी नाक से खून बह रहा है कि भाई कैसे करूं मैं मर जाऊंगा। लिटरली ये चारों पांचों मिलकर खुद को बचा नहीं पा रहे। क्या नल एस रैंक हंटर्स हो तुम? चिन्ह बस एक छोटा सा स्लैश मारता है जिससे सारे के सारे रेड एंड्स खत्म हो जाते हैं। भाई क्या कर रहे हो तुम? एस रैंक हंटर्स हो तुम। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे अपने जो एस रैंक हंटर के चेयरमैन है वो बताते हैं कि ये जो रेड मिशन था वो सक्सेसफुली हो गया, बट इसके साथ ही साथ हमें बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ी। हमने बहुत सारे सोल्जर खो दिए और साथ ही साथ जो सिविलियंस थे वो भी अब ठीक है। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दूसरे बाकी जो रेड एंड्स थे वो सारे चले गए चाइना की तरफ, और वहां पे चाइना की नेवी फोर्स समुद्र में इंतजार कर रही है उनका। और साथ ही साथ हम देखते हैं एक नया एस रैंक हंटर जो चाइना का है, और वो चाइना को रिप्रेजेंट करता है एज अ नेशनल लेवल। मतलब एक हिसाब से वो चाइना का सबसे पावरफुल टॉप नॉच सबसे टॉप ऊपर वाला हंटर है, जिसका नाम है लिu Xinghanzhu या फिर ऐसा ही कुछ नाम है। और लिटरली ये बंदा बहुत ज्यादा पावर होल्ड करता है, बिकॉज ये बंदा एक वेसल है एक रूलर का। अगर तुम्हें नहीं पता रूलर और मोनार्क के बारे में, तो रूलर और मोनार्क इज अ गुड स्पिरिट और इविल स्पिरिट। तो ये बंदा एक रूलर का वेसल है जो कि बहुत ज्यादा डैम फकिंग पावरफुल होगा ये, बिकॉज हम देखते हैं बंदा एक ही स्लैश में पूरा ग्रुप ऑफ रेड एंड को खत्म कर देता है। इस हिसाब से तुम देख सकते हो ये बंदा कितना ज्यादा पावर होल्ड करता है, बिकॉज एक रूलर का वेसल है और एक रूलर जो कि क्रिएटेड बाय गॉड। हाँ वो गॉड जिसने जिन्वू को मजे के लिए पटका था केव के अंदर। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं 4 दिन बाद का रेड मिशन के। तो वहाँ पे हम देखते हैं सब लोग अपने फ्यूनरल पे आए, जो रेड मिशन के दौरान मरे हैं वो सारे जो अपने सोल्जर एस रैंक हंटर और बाकी जो हंटर्स है उनके फैमिली आए हैं उन्हें फूल देने। और वहाँ पे मीडिया बताती है कि ये है अपना जिन्वू जिसकी वजह से हमारा रेड मिशन सक्सेसफुल हुआ, लोग बचे। और साथ ही साथ उसके ऊपर सवाल भी उठते हैं, बट वहाँ पे अपना जो एस रैंक गिल्ड का जो लीडर है वो आके बोलता है तूने ऐसा कुछ नहीं किया, अपना सर उठा के चल, जियो तो जियो, सर उठा के जियो। पर जिन्वू उसे भाव नहीं देता और कहता है निकल लौड़े, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और जिन्वू वहां से चला जाता है, जिसे उसकी वाइफ छुप छुप के देखती है, क्या रे मेरा पति जा रहा है। फिर वहां पे एस रैंक हंटर के चेयरमैन आते हैं जिनसे बात करने, उसे कन्विंस करने की आजा एक रात मेरे घर आ जा, उसे कन्विंस करने के लिए कि अब तू क्या करेगा। मैं कहना चाहता हूँ कि तू मेरी टीम में आ जा या फिर गिल्ड ज्वाइन कर ले, ऐसा तू है, बट मैं चाहता हूँ ऑफिशियली और तुम फाइट करे अपने पावर के साथ, बिकॉज अपने पावर के साथ तू फ्यूचर में करने क्या वाला है हमें बता। तो वो बोलता है मैं अपना एक गिल्ड स्टार्ट करूंगा। हाँ जिन्वू स्टार्ट हिज ओन गिल्ड। हाँ ये अब सारे मोनार्क को डालेगा अपने गिल्ड में कि आ जाओ भाई आ जाओ। अगर जिन्वू ने गिल्ड स्टार्ट किया ना, मुझे लगता नहीं कि वो किसी बंदे को लेगा, उसके पास खुद की सेट ऑफ सोल्जर, वो बोलेगा मैं अकेले काफी। और ये कन्वर्सेशन खत्म होने के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सीन आइलैंड का, जहाँ पे कुछ बाकी के सोल्जर गए उन डेड बॉडीज को लेने, उन एन की डेड बॉडीज को लेने, ताकि उनसे वो वेपन्स बना सके या फिर कुछ और कर सके। बट वहां पर ही आते हैं अपने 2 नए विलेंस इस सीजन के, जो कि सबसे पहला जो कि है सिलाद। हाँ ये बंदा, इस बंदे को तुम देख के पहचान सकते हो, बिकॉज इस सीजन के स्टार्टिंग में ही हमने जो फाइट देखा था स्नो डेविल्स के साथ, हाँ ये उनका राजा है सिलाद, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये एक मोनार्क है। और जो दूसरा बंदा है वो है राकान, जो कि एक किंग ऑफ बीस्ट एक हिसाब से, ठीक है। और ये बंदा ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इस सीजन के एंड में और ये जो एपिसोड के एंड में हमें इतने 2 नए क्रेजी विलेंस दिखाए जो कि बहुत ज्यादा डैम एपिक है। और ये बंदे ऐसे डोलते डोलते यहाँ नहीं आए कि चल गेड़िया मार के आते, ये बंदे आए हैं यहाँ पे एक प्लान के साथ। जो प्लान था अब पता नहीं क्या, अब ना डिस्क्लोज करके नहीं बताया गया, बट यहाँ पे कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। वहां पे जहाँ पे राकान बोलता है कि तू जाकर उससे बात कर, वो बोलता है तेरा दिमाग मत्था खराब है, मैं जाकर उससे बात करूँ। तो यहाँ पे ये लोग किसी के बारे में बात कर रहे थे, अब आगे पता चलेगा क्या होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे इन दोनों की कन्वर्सेशन सुनते हैं अपने जिन्वू के पापा, जो कि
ऊपर से सुन रहे थे और लिटरली ये यहाँ पे आ चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे जिनवू ट्रैफिक में फंसा हुआ है और साथ ही साथ फोन पे बता रहा है अपने गिल्ड के बारे में कि मैंने गिल्ड के लिए परमिशन ले ली और मैं अपना गिल्ड खोलूंगा। ये सुन के बंदे को ऑर्गेज़म आ जाता है, कहता है मुझे भी करना है, और साथ ही साथ उस लड़की को भी आ जाता है, वो भी कहती है मुझे भी करना है। फिर जिनवू को कॉल आता है कि एक नया गेट ओपन हुआ जो कि बी रैंक का है, बट हमारे जो दूसरे हंटर्स है वो जा रहे हैं, तो क्या तू चेक कर लेगा? तो जिनवू कहता है कि अभी तो मैं हाईवे में, तो बोलता है कि हाईवे में आगे जाके हुआ है वो। तो वो कहता है चल ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो वो जाता है, वहाँ पे एक बंदा नल्ला सा कहता है अरे भाई रुक जाओ, मेरी मत मारो, आ रहे हैं हंटर्स। लिटरली चूजे को तुमने वो बना रखा यार, क्या। तो वहाँ पे जिनवू आता है और कहता है कि चल दिखा मुझे कहाँ पे है। तो वो कहता है कि रुक जा बाकी हंटर्स। वो कहता है बाहर में जा तू, मैं जा रहा हूँ अकेले। देन जिनवू गेट के अंदर जाता है और वो गेट सडनली रेड गेट में अपीयर हो जाता है और वो क्लोज हो जाता है। और फिर हम देखते हैं जिनवू को ऑन अदर वर्ल्ड, जो कि पूरा जंगल से भरा हुआ एक फॉरेस्ट टाइप का वर्ल्ड है, जहाँ पे हमें एकदम राकान जैसे टाइप के विलेंस देखने को मिले, उसकी जैसे आउटफिट वाले। अब ये हो सकता है ये राकान का वर्ल्ड हो। और वहां पे हम देखते हैं जिनवू अपना एपिक एंट्री लेता है। लिटरली वो अपने पूरे जो नए शैडो सोल्जर और जो दूसरे बाकी सोल्जर है उनको जो वो समन करता है जिस तरह से, ओ भाई क्या लग रहा था, मजा आ रहा था देख के। लिटरली इस लेवल पे जिनवू इज लाइक अ गॉड। वो लिटरली सारे मोनार्क के ऊपर जा चुका है इस लेवल पे, बिकॉज वो हर किसी को पोजेस कर सकता है, हर किसी की स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता है एज लाइक अ शैडो। बिकॉज तुम्हें पता है कि दूसरे बॉडी फिगर मर जाएंगे, ह्यूमन मर जाएंगे, बट एज अ जो उनकी शैडो है वो नहीं मरेगी जब तक जिन उनको डिस्चार्ज नहीं करता। और इसी सीन के बीच में हम देखते हैं जिनवू की वाइफ को जो सनसेट के मजे ले रही है और सोच रही है कि भाई थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। फिर वहां पे आता है एक और एस्ट्रैंग हंटर जिसे वो कहती है कि मैं उसके कंधे से कंधा मिला के, छाती से छाती मिला के चलना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ मैं इतनी केपेबल नहीं हूँ, बट मैं उसके साथ चलना चाहती हूँ, मैं उसका लेना चाहती हूँ, मैं उस जैसा बनना चाहती हूँ। तो देख तू उसकी वाइफ है तो मत सोच तू उसके जैसा बनेगी, लिटरली उसके एल लगने वाले आगे जाके, तो तू जैसी है वैसी ठीक रहे। और माँ कसम यार एडिटर लोग, भाई तुम बात बताओ, तुम लोग एक्शन में इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा एफर्ट नहीं फूकते, बट आंखों की टाइम इतना ज्यादा एफर्ट कैसे फूकते भाई? माँ कसम क्या आंख बनाते हैं ये लोग, नशे आ जाते हैं भाई ये इनकी आंख देख के मुझे। और एट द एंड यहाँ पे हम देखते हैं इस सीजन का लास्ट फाइट, जो कि बहुत ज्यादा मस्त हो रहा था यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे लिटरली ब्लैक एंड सबके मार रहा है खुल के, वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। और लिटरली यहाँ पे जिनवू अपने बाकी चीज के बारे में बताता है, उसके डेंजन्स के बारे में, हंटर्स के बारे में, कैसे क्या चीज काम कर रही है, हम किस लेवल पे है, हमें किस मुकाम पे पहुंचना है, ये सब क्या है नहीं है, इन सब के बारे में बात करता है। और इस सीजन का सबसे मोस्ट एपिक क्लिप अगर मैं कहूँ, जहाँ पे सारे के सारे शैडो सोल्जर नी डाउन करे हुए हैं और जिनवू वहाँ पे एंट्री लेता है एज अ किंग ऑफ ऑल। और वहाँ पे जिनवू इतना ज्यादा बैड एस लग रहा है दिखने में कि लिटरली वो सबकी फाड़ सकता। और जिनवू अपना लास्ट वर्ड कहता है, हु इज माई नेक्स्ट टारगेट, जो कि आई गेस राकान या फिर और कोई हो सकता है, बिकॉज मुझे लग रहा है, बहुत ज्यादा लग रहा है कि ये राकान का वर्ल्ड है। अब पता नहीं क्या होगा, अब हमें ये सीजन 3 में ही पता चलेगा, बिकॉज मैं मांगा उतनी नहीं पड़ता, मुझे अपने आप को स्पॉइल करने का मन नहीं करता। तो हाँ यहीं तक था ये सीजन। तो ये सीजन काफी ज्यादा मतलब एकदम पंची पैक, एक्शन पैक रहा, बिकॉज इस सीजन के अंदर हमें उतने उतार चढ़ाव थोड़े बहुत देखने को मिले, बट पूरा का पूरा एक्शन माहौल से भरा हुआ था। और साथ ही साथ इस सीजन में बहुत सारे इमोशनल डेप्थ भी थे जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, बिकॉज एक एनिमे में मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि बस एक्शन ना हो, एक इमोशनल हो, एक कुछ ट्रेजेडी या फिर कुछ एक अच्छा सा इमोशनल सीन हो जो कि मैं कनेक्ट कर पाऊँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है एनिमे के लिए। सो हाँ ये सीजन मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा एक हिसाब से, बट इसकी और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बात करना चाहता हूं। तो मैं इसका एक रिव्यू वीडियो भी लाऊंगा, फुल रिव्यू वीडियो सीजन 2 के ऊपर, तो तुम्हें वो देखना है तो डू सब्सक्राइब। और आगे जाके जो नेक्स्ट सीजन है उसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी चेंज होगी, बिकॉज अभी मोनार्क और रूलर जो है वो बाकी है, बिकॉज मोनार्क और रूलर बहुत ज्यादा फकिंग डैम क्रेजी है। बिकॉज अगर तुम्हें नहीं पता, ये एक हिसाब से एज अ प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर है इन सोलो लिविंग वर्ल्ड। बट जो भी हो, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आए तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। तब तक लिए सायोनारा।